नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मुद्दा भारत की राजनीति में राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। क्या वो बीजेपी के लिए हथियार है और कांग्रेस पार्टी के लिए ढाल, या फिर दोनों के लिए हथियार? क्योंकि बीजेपी रोज तोपे निकालकर एक के बाद एक राहुल गांधी पर हमला करती है। भारतीय जनता पार्टी तो मीर जाफर से लेकर जयचंद सब कुछ राहुल गांधी को कह रही है। किरेन रिजिजू ने, बिना केंद्रीय मंत्री हैं, बिना नाम लिए राहुल गांधी पर फिर से हमला किया है और कहा है कि भारत कभी इतना कमजोर नहीं था कि विदेशी ताकतें उसमें आकर हमारे फैसले लें। बीते दिन अनुराग ठाकुर ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कलंक हैं अगर वो जर्मनी के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद करते हैं, अगर वो भारत की न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द आगे बढ़ती सियासत। कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के पीछे भी बीजेपी की साजिश है और अब उन्हें घर के खाली करने का नोटिस मिल रहा है तो उसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जो यहाँ पर चर्चा में जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता। और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपी के, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और ये युवा जो यहाँ पर मीडिया के, लॉ के, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने सवाल दागे। ये रिपोर्ट। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। रिजिजू साहब वही हैं जिन्होंने पूर्व जजों को, पूर्व न्यायाधीशों को एंटी नेशनल बताया था और उसके बाद पूर्व न्यायाधीशों ने, कितने ही वकीलों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी है, उनके खिलाफ ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ वक्तव्य दिया है। तो ऐसे अलंकृत लोग हमारे इस देश के कानून मंत्री हैं। पहली बात, रिजिजू साहब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि एक भगोड़ा जो हिंदुस्तान पर चपत लगा के भाग गया, वो आज फॉरेन कंट्री में बैठकर इंडिया के किसी जन नेता को धमका रहा है। आप उसके बारे में क्या करिएगा? परिवार तंत्र के प्रोटेक्शन में जुटे हुए लोग अभी तक तो जो है वो काले जादू के मंत्र में लगे हुए थे। अब जो है वो कानून के तंत्र में जा रहे हैं। तो पहले तो काले जादू का उनका मंत्र चल रहा था, अब कानून के तंत्र में जाएंगे तो अच्छी बात है। ये इन्होंने तो इतने पाप किए हुए हैं कि इनके पाप का जो पेबंद कितना आप लगाएंगे? कानून को तो अपना काम करना पड़ेगा। सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री खुद रोजाना एक ना एक इल्जाम कोर्ट पे लगा रहे हैं। कोर्ट को दरअसल कोर्ट को अपमान कर रहे हैं लगातार, और वो भी खुद कानून मंत्री। ये सारे देश में इस विषय पे चर्चा भी जारी है कि ऐसा कैसे एक कानून मंत्री हमारे जुडिशियरी के खिलाफ कर सकते हैं। मोदी चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि कोर्ट पे दबाव बनाना, और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा राज है। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आप ही से पहला सवाल। कभी मीर जाफर, कभी जयचंद, राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी की राजनीति क्यों सिमट गई है? एक के बाद एक आपके तमाम मंत्री निकलते हैं कारपेट बॉम्बिंग करने, तोप निकालते हैं, रोज गोला डालते हैं, दागते हैं। लोकसभा सदस्यता से लेकर विदेश में दिया गया उनका एक बयान, कब तक इसको खींचिएगा? आपने कहा कि राहुल गांधी के पीछे हम क्यों आते हैं। यह समझिए कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी विदेश के साथ इतना क्यों नजर आती है। विदेश में जाकर बयान देते हैं, विदेशी मीडिया रिपोर्ट को कोट करते हैं, विदेशी कंपनी के साथ आग खड़े होते हैं। अभी हाल के में देख लीजिए, हिंडनबर्ग के साथ खड़े, वो देशी है कि विदेशी है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया क्या बोल रही थी, एक भगोड़े ने बोला हाँ ठीक है वो भी आरोपी है, तो हिंडनबर्ग भी तो आरोपी है, अपने देश में मुकदमा झेल रही है, गबन करने का मुकदमा, कि शॉर्ट टर्म सेलिंग में उन्होंने लगाते हैं पैसा और उसके बाद रिपोर्ट लिखते हैं, जब शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। इसलिए उनके ऊपर बाकायदा प्रतिबंध है यूएस कोर्ट में कि किसी कंपनी के बारे में नहीं लिखेंगे। चलिए, उसके बाद बीबीसी के साथ खड़े हुए। इतना ही नहीं है, याराना तो बहुत पुराना है। हमेशा फॉरेन की किसी कंपनी या फॉरेन के पर्सन के साथ पता नहीं कांग्रेस का और कांग्रेस के प्रथम परिवार क्या कनेक्शन होता है। याद करिए, एंडरसन
1984 भोपाल गैस त्रासदी, यहां से भगाया गया सरकारी जहाज से, एंडरसन के साथ कनेक्शन। फिर चाहे क्रिश्चियन मिशेल निकले या ओटावियो क्वाट्रोची निकले या गाइडो हैस्की निकले, इस सबके साथ कांग्रेस के पहले परिवार का कनेक्शन क्यों निकल आता है? और मैं पुनः कह रहा हूं, भाई याद करिएगा, मैं नहीं कोट कर रहा हूं, जिस अखबार को आप बहुत कोट करते, 1985 राजीव गांधी जी के अमेरिका दौरे के समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी जेल में एक व्यक्ति बंद था, वहां भयंकर अपराधों में, उसका नाम था आदिल शहरयार, वो राजीव गांधी जी का मित्र था, वो सरकारी जहाज में आया और न्यूयॉर्क टाइम्स के बकौल, मैं नहीं कह रहा हूं कि एंडरसन के बदले में उसको छोड़ा अब क्या रहे राहुल गांधी ने क्या कर दिया है? राहुल गांधी ने क्या किया है? हम कभी नहीं है हारे दुश्मन के छलछंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। क्या किया है उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आया। खाली जयचंद मीर जाफर बोल दीजिएगा, उससे नहीं होगा। किया क्या है उन्होंने? किसने? मैंने बताया ना, एंडरसन को भगाया, पार्टी का पैसा दिलवाया, कांग्रेस पार्टी के पहले परिवार ने क्या किया? अब सुनिए, अरे भाई राहुल गांधी तो उस महान परंपरा के प्रतीक हैं, पहले जाके इंग्लैंड में बोला, अब फिर सुनिए जर्मनी में भी जाके कोर्स कर चुके हैं, शायद 2-3 साल पहले गए थे, इनको पता। मतलब कांग्रेस पार्टी की जर्मनी में इतनी चल रही है कि उनके विदेश मंत्रालय से ये बयान दिलवा देते हैं। जर्मनी में नहीं, वहां के एक पर्टिकुलर मीडिया में सिर्फ स्टेटमेंट दिलवा पाते हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो तो मोदी जी की तारीफ करते हैं, वहां किसी से स्टेटमेंट दिला पाते हैं। और अगर जर्मनी की बात पे इतना यकीन है तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मेर्केल ने बोला था, there are certain no-go zones in my country because they are controlled by Muslim fundamentalists। बोलेंगे? औकात है? नहीं बोलेंगे। वहां पे तो नहीं जर्मनी की, यहां पे जर्मनी की चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका में जाके बोलना, ब्रिटेन में जाके बोलना, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी उनको बोलना, फिर उनका यहां पर जवाब आना और फिर दिग्विजय सिंह का कोट करना, ट्वीट करना। कांग्रेस का पूरा अस्तित्व अब राहुल गांधी है, सब निकल पड़े हैं बस राहुल गांधी की ढाल बनने के लिए। मेरा सवाल सुनिए, जर्मन विदेश मंत्रालय का एक बयान आता है जिसमें वो भारत की न्याय व्यवस्था पर हम नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका कहे, जर्मनी कहे, और आपके माननीय नेता, सांसद भी है राज्यसभा से, दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं धन्यवाद जर्मनी, आपको विदेशी हस्तक्षेप चाहिए इस देश में। अब भारत की न्याय व्यवस्था पर मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक आदमी को निगाह डालनी चाहिए। यह कानून मंत्री ने अभी बयान दिया था, वो कानून मंत्री जो न्याय की देवी पर से भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखने के लिए न्याय की पट्टी हटा देना चाहता है, उसके हाथ में रखे तराजू को सत्ता का हित साधने के लिए झुका देना चाहता है। भारत के संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी को अघोषित रूप से संशोधित कर दिया जाता है और यह लिख दिया जाता है कि अभिव्यक्ति का स्वर अगर सत्ता के स्वर से अलग होगा, आलोचना से भरा होगा, तो अभिव्यक्ति को कैद समझा जाएगा। मगर यह सरकार इस बात को समझ नहीं सकती कि बर्तानिया के खिलाफ भी लड़ाई एक गांधी ने लड़ी थी और आज इस बर्तानिया की स्वरूप की सत्ता के खिलाफ भी एक गांधी लड़ रहा है। गांधी जितना सताया जाएगा उतना सशक्त हो जाएगा, जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना प्रतिबद्ध हो जाएगा। क्यों न्याय की मैं बात कर रहा हूं? राहुल गांधी जी अन्याय क्यों हुआ? बिल्कुल सुनिए, राहुल गांधी जी से सिर्फ महात्मा गांधी जी के प्रशस्त मार्ग पर नहीं चल रहे, पवन खेड़ा जी ने बीते दिन प्रभु राम से तुलना कर भगवान प्रभु श्री राम, भगवान प्रभु श्री कृष्ण के प्रशस्त मार्ग पर चल रहे हैं। जब संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण गए थे तो उन्होंने कहा था कौरवों की सत्ता से अगर न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी जो तुम बाधा दो तो दे दो, सिर्फ मुझको 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ क्या षड्यंत्र हुआ है अगले 10 सेकंड में बताता हूं, अगले 10 सेकंड में सुन लीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका लगाई गई 16 अप्रैल 2019 को। वो याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी जी का बयान होने के बाद प्रत्यक्ष मौजूद रहकर कोर्ट में कहा न्यायाधीश दवे से कि बार बार राहुल गांधी को बुलाइए। न्यायाधीश महोदय ने इनकार कर दिया, वो उच्च न्यायालय चले गया, स्थगन ले लिया। न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफर होता है, वो कहता है कोर्ट में नए एविडेंस आ गए हैं, अब आप स्टे वेकेट कर दीजिए। स्टे वेकेट किया जाता है मगर कोई नए एविडेंस नहीं थे। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, उसके बाद स्टे वेकेट किया जाता है। भाषण क्या होता है? भाषण होता है प्रधानमंत्री जी, एक इलारा नाम की कंपनी है जो ऑफशोर कंपनी, विदेशी कंपनी, विदेशी आक्रमण की व्याख्या सुन लीजिए, वो अडानी के साथ पार्टनरशिप में स्ट्रेटेजिक एरिया में वो मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का काम कर रही है।
जो संदिग्ध कंपनी है, ये भारत की अस्मिता पर हमला है प्रधानमंत्री जी। चांगचुंग लीक एक चीनी व्यापारी है जो भारतीय एजेंसियों के रडार पर है, वो अडानी जी के साथ साझेदारी करके उनके भाई के साथ स्टॉक मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका, इतनी सारी आपकी पार्टी के नेता, कोई नहीं बोल पाएगा, राहुल ही बोल पाते, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। राहुल गांधी सजा किसने दी? सजा 2 साल की सजा किसने दी आपराधिक मानहानि केस में? सजा दी प्रजातंत्री व्यवस्था के तहत अन्याय ने। हम उस अन्याय के खिलाफ अन्याय ऊपरी नहीं, अदालत, मतलब बिल्कुल न्यायालय को अन्याय अन्याय कह दिया। क्यों? गुजरात के न्यायालय को आप न्यायालय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही अन्याय की मुखरता से आवाज ऊपर उठाएंगे। हमने कहा था न्यायाधीश से, तो उठा क्यों नहीं रहे? पवन खेड़ा के लिए 1 घंटे में कोर्ट पहुंच जाते हैं, अभी तक राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं गए? ये तो कहते हैं कि आप लोग साजिश रच रहे हैं। जी 170 पन्ने का आदेश गुजराती भाषा में है। आप क्या सोचती है कि अच्छा, 10 दिन से ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा गुजराती उसका भाषा। ट्रांसलेशन होगा, अदालत में भी लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन आज ये प्रश्न उठाने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि हमने कहा था न्यायाधीश महोदय से सीआरपीसी के सेक्शन 202 में आपको अनिवार्य रूप से इंक्वायरी करानी थी, आपने नहीं कराई। ट्रांसलेशन हो रहा है सर। इन लोगों ने क्या किया जानते मुझे हैं? जवाब तो दे दीजिए। भारत के संविधान अभी में तक 170 पन्नों का गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है। अंजना जी, प्रश्न ट्रांसलेशन का नहीं है, प्रश्न इन लोगों की दृष्टता का है। हम जब न्याय ऊपर की अदालत से लेंगे, लेकिन आज जो इन्होंने अन्याय किया है उसकी बात करनी जरूरी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 103 कहता है कि अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। क्यों आनन फानन में कर दी? आप उनकी सदस्यता और घर छीन सकते हो, उनका साहस नहीं छीन सकते। वो पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ लड़ेगा। 12 लाख करोड़ रुपए का डाका हिंदुस्तान में डाला गया है। 12 लाख करोड़ रुपए से क्या आ सकता है जानते हैं आप? 6 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना मत ताली बजाना तो बजा सकते हैं। 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिल सकता है। ठीक है। 10 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज है, छोटे किसानों का, वो माफ हो सकता है। वो नहीं किया, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में क्या अवसर ढूंढा? अगले राउंड नहीं, क्या अवसर? अंजना जी आखिरी बात करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 काले कानून लेकर आए कोविड के क्राइसिस में, लेकिन अडानी जी ने क्या किया? उनकी अडानी ग्रीन एनर्जी 6,820% की वृद्धि करती, अडानी इंटरप्राइजेस 2,500% की, अडानी ट्रांसमिशन 1,288% की, अडानी टोटल गैस 8,987% की वृद्धि करती है। 12 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला गया। अगर राहुल गांधी जी उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाते हैं तो यह मुखौटा लगाते हैं कि विदेशी राहुल जी से डरते हैं, आक्रमण हो रहा है। राहुल जी से डरते हैं। देखिए, इतना सब कुछ बोल गए, अब हम क्या बताएं। खैर, अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इनको। ये बहुत मुखरता से कह रहे हैं ये डिफेंस में कर दिया गया। मैं पूछता हूं 2014 से पहले एक इंडियन कंपनी बताइए डिफेंस में काम कर रही थी, बोलिए। सब विदेशी कंपनियां, और सिर्फ विदेशी कंपनियों का नाम बताइए। कोई इंडियन कंपनी इलारा कौन है बताइए, आप देश को बताइए। इलारा कौन है? अपने टर्न पे सर। इलारा जो डूबीएस कंपनी है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन की सारी बात भारतीय कंपनी थी डिफेंस में पहले, कोई इंडियन कंपनी थी? दर्द ये तो नहीं है कि इंडियन कंपनी आ गई, जो खरीद फरोख्त मैंने किया है वो सब मामला घटाई में पड़ जाएगा। ये भी खतरा हो सकता है, चूंकि डिफेंस प्रोडक्शन हमने शुरू किया और उसके लाभार्थी विदेशी कंपनियां ही होती थी। अब एक और मैं बात कहना चाहता हूं भाई, ये जो है अभी बोले गांधी जी के बारे में, तो शायद मैं बहुत लोगों को नहीं ध्यान होता है, ये चैटम हाउस में जाके बोले थे ना राहुल गांधी। गांधी जी भी अक्टूबर 1931 में चैटम हाउस में जाके बोले थे। क्या बोले थे? अंग्रेजों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि उससे 100 साल पहले यानी 1830 के आसपास उन्होंने कहा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वाज अ ब्यूटीफुल ट्री, और हम अंग्रेजों से कहीं विकसित थे, कहीं शिक्षित थे, आपने हमें बर्बाद किया। आप सोचिए, ये कह के आए थे वो गांधी, और उस चैटम हाउस में 90 साल के बाद कह के आए ये गांधी कि हमें जो है वो लोकतंत्र की शिक्षा चाहिए। अब दूसरी एक बात कहूं आपसे, अब सुनिए, एक बात मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सुनिए, जिस जमाने में ढांचा गिरा था राम मंदिर आंदोलन से, उसके बाद चुनाव हुआ था, हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे यूपी में। सपा बसपा और कांग्रेस आई, सारे मौसरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो उस समय एक नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था थोड़ी सी एकता में कमी रह गई है, जिस दिन एकता दिखा दोगे उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, अरे आज देखिए, प्रियंका जी को राम नजर आते हैं, पवन खेड़ा जी राम का उदाहरण देते हैं, अद्भुत हो गया, सभी राममय हो गया, सब राम का उदाहरण देने लगे। ये मुझे प्रसन्नता होती है। और सर एक लाइन, इन्होंने अभी बताया था ना दुर्योधन की सभा में गए थे, वैसे एक बात बताएं, दुर्योधन एक युवराज था,
जो सत्ता का अधिकारी नहीं था उसकी भी एक माता थी जो आंखों पे पट्टी बांध के सत्ता, बस बाकी आपने विवेक से समझ सकते हैं। और जो आपने कविता बोली मान्यवर, सुनिए उसके आगे का मैं आपको सुनाता हूं। वो तो गए कहा 5 गांव दे दो, उसके बाद कृष्ण भगवान ने क्या कहा दुर्योधन की सभा में? उन्होंने विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, तू देख शवों से पटी हुई भूप है, तू देख कहां इसमें तू है। मैं राजनीतिक अर्थों में कह रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने बताया कि तुम्हारा हश्र यही होने वाला है, मगर अभी तक वो दुर्योधन और वो गांधारी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी रह जाएगा। मुझे उनके पास देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान प्रभु श्री राम को समझ ही नहीं पाई। वो वचनों की मर्यादा में वास करते, वो वैभवशाली महलों में और मंदिरों में वास नहीं करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम वचनों की मर्यादा की खातिर 14 वर्ष तक वन में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करती है। राम के अनुयायी नहीं है ये। केवट भगवान प्रभु श्री राम जो 3 पग में वामन अवतार में धरती को नाप सकते थे, वो केवट का निहोरा करते हैं। गंगा पार के लिए ये केवट की नाव उत्तर प्रदेश में तोड़ देते हैं। वो मां शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और ये शबरी के जो वनवास में रहते हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उनके पट्टे के अधिकार को जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो छीन लेते हैं। राम के अनुयायी नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम के राज्य की अवधारणा क्या है? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज में जनता को दुख होगा वो नरक की अधिकारी होगी। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर चले ही परस्पर प्रीति, करे ही सर्वधर्म शुरू निरक्षुत नीति। सभी धर्म के लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे उस समय जो धर्म चलता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3रे अध्याय में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठिता। अर्थात उस समय भी धर्म का सहअस्तित्व था। यह हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। हमारी सनातन संस्कृति बताती है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ। किसने लिखा? ये रसखान ने लिखा है, मुस्लिम कवि ने। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको फतवा जारी हो जाता। बीच में नहीं बोला। सुधांशु जी, सुनने का साहस रखिए। वो कहते धूरी भरे अतिशो श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी का चोटी। ये मुस्लिम कवि लिखते हैं। जब निजामुद्दीन औलिया को भगवान प्रभु श्री कृष्ण दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं उस समय के मुस्लिम कवि से। दोनों प्रभुओं से अब मेरा निवेदन है कि बहस को आगे बढ़ने दीजिए। अंजना जी, ये भारतीय सनातन संस्कृति है। ये लोग क्या करते हैं मुझे बताइए। आज दिल्ली में रामनवमी के दिन रामनवमी के दिन अमित शाह साहब ने इनकार कर दिया कि जुलूस की अनुमति नहीं दूंगा। अरे मेरे भगवान की जुलूस की अनुमति दिल्ली में नहीं होगी। उत्तर गुजरात प्रांत में वडोदरा में जो राम के अनुयायी थे उन पर पथराव हुआ। बंजारावास में पिछली बार भी 3 दिन तक पेट्रोल बम मारे गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान प्रभु श्री राम उधर भदौरिया जी भी लाल वाले के बाद हरे वाले को मौका दीजिए। देखिए कितनी मजेदार बात है। अनुराग जी, सब जानना चाहते हैं आप इसी रंग का क्यों पहनते हैं? नहीं, एक बार मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चतुरता देखिए, वो किस तरह से इनको उलझा रहे हैं। वो उधर पाठ करने लगे, इधर पाठ ये करने लगे। पाठ इन्होंने शुरू किया था। सुनो, एक मिनट सुनिए। वो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि का था। बोला, देखिए आप चुप रहिए, आपके पीछे बोला नहीं। अब वो पाठ करने लगे, इधर से ये पाठ करने लगे, फिर ये पाठ करने लगे। उन्होंने कहा मेरा पाठ कम रह गया, वो तेज तेज करने लगे। भाई ये बताइए, असली पाठ पता है क्या है? असली पाठ ये जनता है जो बैठी इंतजार कर रही थी कि आप उनके मतलब की कोई बात करेंगे कि नहीं करेंगे। आप उनको क्यों ध्यान भटका रहे हो अपने फालतू बातों में? क्योंकि आप उनके मतलब की बात तो कर नहीं रहे हो। उनके मतलब की बात पता है क्या है? आप बार बार कहते हो कि एक व्यक्ति के जर्मन एम्बेसी ने, जर्मन की एक मंत्री ने कहा कि देश में आंतरिक मामले इंटरफेयर किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इंटरफेरेंस नहीं कहा है, उन्होंने कहा है हमारी नजर है। नजर है, ठीक है, उनकी नजर है। उन्होंने बोला नजर है हमारी। ये मेरा देश का मामला है। देश जो है किसी व्यक्ति से, किसी दल से बहुत ऊंचा है। देश सबसे पहले, उसके बाद आपका दल आएगा किसी का, या कोई व्यक्ति आएगा। इनकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार इनकी थी, उसके एम्बेसडर को बुलाते, जर्मन के एम्बेसडर को, जर्मनी के वाले को पूछते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। वो नहीं बोल पा रहे, भटका रहे हैं। ये सत्ता में ये है, जिम्मेदारी इनकी है। ये सवाल मुझसे पूछते हैं, शर्म भी नहीं आती है। सत्ता में कौन है जरा बताइए? सवाल हमसे पूछ रहे हैं।
जवाब इनको करना चाहिए था, एम्बेसी को बुला के बोलना चाहिए हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बारे में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तब लाल आंखें करके आपको पूछना चाहिए था, जो आप नहीं पूछ पाए। इतना मंत्र पढ़ रहे थे यहाँ पे, लेकिन जर्मनी में पढ़ देते थोड़ा। दूसरा सुनिए, इनकी डबल मानसिकता देखिए। एक बार कहेंगे जब हिंदुस्तान में सैफई का विकास हुआ गांव का, तब रोज हमसे बोलते थे सीधे जर्मनी से सैफई आ गए। एक मिनट, गांव की बात हो रही है, तब पता क्या थे? सैफई में क्या हुआ बताओ, सैफई में क्या हुआ बताओ। आप कह रहे हो जब कोई विदेश की बात करेगा, तब विदेश से जब इनको रेटिंग मिलती है ना, बीजेपी को रेटिंग में नंबर 1 है बीजेपी को तो रेटिंग नहीं सुन मिलती, लीजिए एक बार, इंडिया को मिलती है आपके यहाँ, तब ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं देखिए विदेशी रेटिंग ने हमें नंबर 1 दिया है, हमें नंबर 1 दिया है। आज ये क्यों है? आप तब तो आपको दिक्कत नहीं होती है, तब भी आपको यही बोलना चाहिए कि इंडियन रेटिंग हमें चाहिए, विदेशी रेटिंग नहीं चाहिए। तब आप क्यों इतना हल्ला मचाते हो? विदेशी रेटिंग पे आप बहुत खुश हो जाते हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके लिए 2 लाइन कहते हैं, इन्होंने बहुत चीजें सुनाई, मैं एक छोटी सी लाइन सुनाइए। इरशाद कहते हैं ना, इरशाद नहीं, आपके मतलब की हो, सुन लीजिए। कुछ तो भाजपा कहेगी, इनका काम है कहना, छोड़ो इनकी झूठी बातों में कहीं बीत न जाए उमरिया। कुछ तो ये कहेंगे, कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां रोजगार भी बेरोजगार हुए। कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां रोजगार भी बेरोजगार हुए। कुछ बातें ऐसी करते हैं जहां प्रेम की भाषा भी बदनाम हुई। छोड़ो चौपाई के बाद अब गाना सेशन है भाई, ताली बजाइए आप लोग, मस्त रहे। वैसे सुनिए, इन्होंने अब जवाब अच्छा दीजिए। और बाकी है, सुनिए। हाँ, मैंने पूरा बात की सुनाइएगा। जनता की। नहीं, मैंने बात की जनता की, मैंने बात की जनता की कि उनको झूठे और जुमलेबाजी बातों में मत भटकाइए। आप ये बताइए कि देश की जीडीपी क्या है अभी? देश की जीडीपी देश की कितनी जीडीपी तो है? इस समय सबसे आगे है भाई साहब। कितनी? देश की जीडीपी इस समय $3 ट्रिलियन के आसपास है। और इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन है 5.9। सोचिए, जिस देश में महंगाई ज्यादा हो, बताइए, देश की एक देश GDP बताइए जहां कम महंगाई हो, हमसे तो ज्यादा हो। बताइए कैसे जिएगा आदमी? देश में बताइए महंगाई आप। ज्यादा हो। सोचिए, एक जीडीपी देश यहाँ पे बताइए। कम, हमारी महंगाई ज्यादा, हम कैसे जिएंगे बताइए? खर्चा बताइए ज्यादा, सुधांशु जी, कमाई जवाब कम। दीजिए। ये है इनका। अच्छा, आप जवाब सुनिए। सुनिए, भदौरिया जी, प्रश्न जवाब ये किया, जीडीपी है $3 ट्रिलियन इसके बाद आ रही हूँ। और महंगाई 5.7%। ये कैसे इन्होंने कह लिया कि जीडीपी और महंगाई कम ज्यादा? बताओ ना। वैसे एक बात बताएं मैंने आपको, कैसे किया? आप अब बता अपने दो, मैं समझा ही दूंगा प्रभु। अपने अपने टर्न पे। हाँ। आपको पता है जर्मनी की बहुत बात चल रही, एक जर्मन भाषा का शब्द है जो हम सब जानते हैं, हम सब ने यूज किया है। वो जानते क्या है? किंडरगार्टन, जो केजी का फुल फॉर्म है। ये उसी लेवल की बुद्धि है जिसमें ये कह रहे हैं कि वो होना क्या चाहिए। आप बताइए ना, बताइए अब ना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, भारत की रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 6.4 है, जो वर्ल्ड में मैक्सिमम है। वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 2.9 है, जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चीफ ने पिछले महीने बताया। अन्यथा G7 या G20 में एक कंट्री बताइए जहां महंगाई हमसे ज्यादा और विकास दर हमसे कम हो। बोलिए, सबको रोजगार मिल बोलिए। गया। अच्छा सबको रोजगार मिल गया। अपनी बात है कि 12 करोड़ लोगों अब चौपाई, शेरो शायरी और गाने पर बैन है यहाँ पे। 12 हो करोड़ गया। लोगों के अच्छा, एक रोजगार लाइन से चले गए। एक सेकंड आ रही हूँ। पूरा 84 कीजिए, करोड़ पूरी लोगों कीजिए, के फिर रोजगार उन्होंने- छीन गई एक लाइन वो। कह दूं, अंजना अंजना जी। जी, थोड़ा मैं लौट रही हूँ। बस सिर्फ इसलिए एक भी विश्व आपके देश बहन से बताइए। पहले एक लाइन एक कह दूं। बता दीजिए जिसमें 12 करोड़ के रोजगार चले गए, 84 करोड़ की आमदनी छीन गई, 84 जिसके करोड़ की आमदनी 142 छीन लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। और वही धन्ना सेठ ये है, 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इनवाइसिंग करके कोल मंगा रहा है और उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। ये अडानी को अच्छा, आप बचाने में जवाब लगे सुनिए, हैं, जवाब। धन्ना सेठों को बचाने में लगे। जवाब एक सुनिए, इसके फैक्चुअल बाद जवाब और एक लाइन बोल देता हूं। पीरियोडिक लेबर सर्वे में, हवा में नहीं बोल रहा, उसके अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अब 4.1% पे आ गई, 2018 के बाद सबसे कम है। यानी अब हम कोविड के बाद निकलने की स्थिति में आ गए। और आपके बैन से पहले इन्होंने इतने चौपाई सुनाई, उन्होंने गाना सुनाया। तो बस सारे गाने की सार एक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक साथ नहीं, मिस्टर भदौरिया प्लीज, मैं रुक जाऊं, मैं आपसे जवाब लूंगा। इनके लिए खासकर है, वो पुराना एक गाने की गीत थी, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, चाचा भतीजा वाली पार्टी के लिए। मुन्ना साहब, देखिए, सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि आपने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची है, जो मैक्सिमम सजा है मानहानि में 2 साल दी जाती है, फौरन अगले दिन सदस्यता रद्द, अब घर खाली करने का नोटिस, जबकि अन्य सांसदों या फिर घर के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके पहले भी हुआ है अंजना जी, और कई लोगों की सदस्यता गई है, तब तो ये हाय तौबा नहीं मचा रहे थे।
राहुल गांधी के समय में ही है तौबा, क्योंकि मात्र एक भारत में वो सांसद हुए। अब ये लोग भी एक नहीं है, ये लोग छोटा छोटा आजकल कॉम्बो पैक बनाए। क्या कॉम्बो पैक? कॉम्बो पैक है ना, आप देखिए ना कि अब अनुराग जी गए तो बंगाल में एक छोटा कॉम्बो पैक, कांग्रेस का एक छोटा कॉम्बो पैक। तो नए तरीके से अभी राजनीति को ये लोग परोसने का काम इनके सारे कर रहे हैं। अब है जी के लिए ताली बजा दीजिए, और दुखी है आप लोग, ताली बजा दीजिए, ये दुखी है, ये बोल नहीं पाए। कांग्रेस के लिए तो अब तुम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं जमीन पे है नहीं। अंजना जी, आपका और चैनलों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन लोगों का चेहरा दिखता है, कांग्रेस पार्टी दिखती है, अन्यथा कहीं है नहीं जमीन पे। इसलिए मैं आप पर सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर जिंदा है तो उसमें 50% योगदान आज तक का है, जमीन पे कहीं नहीं। क्या करें फिर? खाली बीजेपी को दिखाएं? शेरों साइड नहीं, आपका आरोप है तो फिर उसका जवाब क्या है? सिर्फ बीजेपी को दिखाएं? कोई अच्छा कर्म एक पार्टी बीजेपी को दिखलाती है, एक पार्टी खराब काम करने के बाद जब दिखलाती है। लोकतंत्र में बस एक ही पार्टी चलेगी, बिल्कुल एक ही रंग चलेगा। तो खराब जो कर रहा है उसको तो बिल्कुल जनता हटा दे रही है ना। कितनी सीटें हैं उनकी? किनकी? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की कौन सी है? वो तो बना रखा है बीजेपी ने। इनको अब है जी, आपका वक्त मैंने नहीं लिया था। धरती है पाताल सब बीजेपी कर रही है। 11 प्रांत में आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। सर बोलने दीजिए 51 मुझे। सीटों पर जमानत जब्त हुई है। मध्य प्रदेश, है छत्तीसगढ़, राजस्थान, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, पंजाब, सब जगह प्रांत में हारे इनके अधिनायक सरपरस्ती में। अंजना जी अभी खाली खड़े होकर सबका मुंह देखिए। महाराष्ट्र में 5 MLC के में से 4 MLC हार गए ये लोग। प्लीज नागपुर में संघ के मुख्यालय में 3 साल से हार रहे हैं। प्लीज सर, ये न सदन में किसी को बोलने देंगे माननीय सदस्यों को, ना आपके मंच पर बोलने पता है देंगे। ना आप लोगों को। और नई सदन में वेल की जगह कम कर दी गई है। और दूसरी बात, कम जगह मिलेगी अब। सारे जो नीचे पहुंचते थे। करता हूँ 1 मिनट में। और तो और न्यायालय को भी इन्होंने कहा, न्यायालय जिसको आपने रिपोर्ट किया, अरे आपको पूरा मौका मिलेगा, जनता मौका दे देगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रमोद तिवारी ने कहा था कि फैसला देते वक्त कोर्ट को इनके खानदानी उसका लेगेसी का इनका ख्याल रखना चाहिए था। क्या न्यायालय इस तरह से चलाना चाहते हैं आप देश का? कांग्रेस आलय से चलेगा भारत का न्यायालय? अरे कहाँ, अब कहीं जमीन नहीं बची है आप लोगों की। आप लोग किस तरह की और देश को ले जाना चाहते हैं? विदेश जमीन समेटे बैठे हुए एलजेपी वाले। अरे भाई सुनिए, क्या तो है तुम्हारा? अरे बता तो दो। आपका क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारे सामान भी उठा के रामविलास पासवान जी का इतना अनादर किया, गुलाम नबी आजाद को घर दे दिया। हर घर जो अनाज पहुंच रही है वो हमारे नेता के द्वारा की गई पहुंच रही है। और भारत के लिए जो काम करेगा, भारत को जो सशक्त करेगा, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके साथ में हूँ। सीमा में बैठा है आकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर। एक सेकंड। अब मैं एक प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता से करती हूँ, और अगर आप लोग सहमत हैं तो ध्वनि मत से मेरी इस बात का समर्थन कीजिएगा। दरअसल आप दोनों ने, एक सेकंड, आप दोनों ने इस देश की संसद को बेईमानी कर दिया है। मेरा आरोप आप दोनों पर है, राहुल गांधी के नाम पर हो, जिस भी मुद्दे के नाम पर हो, आप लोग संसद सत्र को स्वाहा करते हैं। उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे। हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। ये क्या तमाशा है? 14 महत्वपूर्ण बिल है जिनको पास होना था। एक सेकंड रुकिए। 14 महत्वपूर्ण बिल थे जिनको पास होना था। आप लोग बजट तक बिना बहस के पास करा देते हैं। कैसे चल रहा है ये सब? आप दोनों की जवाबदेही और जिम्मेदारी। आप कहते हैं राहुल माफी मांगिए, आप कहते हैं अडानी पर आप जेपीसी बनाइए, कोर्ट में मामला चल रहा है उसके बावजूद। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बिना नौकरी किए तनख्वाह कोई दे दे। आप लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, वेल में पहुंचते हैं, प्लाकार्ड दिखाते हैं, घर चले जाते हैं। क्या मजाक बना रखा है? मजाक बना रखा है। आप बोलेंगे क्योंकि आप सरकार है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सदन चले। मैं कहता हूं इस संसद सत्र में आपने कहा कि हमारी तरफ से भी मांग है और इनकी तरफ से भी मांग है। पिछले संसद सत्र में क्या था? तब भी तो इन्होंने रोका हुआ था। तो आप बदला ले रहे हैं क्या देश से? उससे पहले आप बदला ले रहे हैं क्या देश से? अच्छा, आप एक संसद सत्र बताइए जो इन्होंने चलने दिया हो पिछले 1 साल, बताइए। एक भी नहीं। कभी पेगासस के मुद्दे पे, कभी राफेल के मुद्दे के ऊपर, कभी किसान आंदोलन के मुद्दे के ऊपर। इतना ही नहीं, स्पीकर की टेबल पे खड़े होकर किताब फेंक फेंक के मारना, ऐसा राज्यसभा में कभी नहीं हुआ। वो इन्होंने सीन क्रिएट किया। और मैं किया कि बजट सत्र में हम स्वाहा कराएंगे, राहुल गांधी के नाम सत्र स्वाहा। पूरी बात सुनिए। आप हमारी सरकार के खिलाफ बोलिए, कोई बात नहीं।
आप हमारी पार्टी के खिलाफ बोलिए, कोई बात नहीं। मोदी जी के लिए जितना विश्वमन करना है करिए, गाली बकिए, वो सब कोई बात नहीं, हमने झेला। पर भारत को गाली बकेंगे अगर आप कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया है, अगर आप ये कहेंगे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी दूसरे देश भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो माफी मांगे बगैर काम नहीं चलेगा। यह हमारा स्पष्ट मानना है। अच्छा, वो बोलिए। चुनाव जीतते नहीं हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे हिमाचल आप जीते ना भाई साहब, फिर लोकतंत्र वहां खतरे में नहीं था। अंजना जी, राहुल गांधी जी किस बात के लिए माफी मांगे कि सदन में ये चर्चा नहीं होने देते कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है? राहुल गांधी जी किस लिए माफी मांगे कि सदन में बात नहीं होने देते कि चीन ने $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट कर दिया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को चीन के इस इंपोर्ट ने तबाह कर दिया। क्या इस बात के लिए माफी मांगे? क्या इस बात के लिए माफी मांगे कि सर्वोच्च अदालत पेगासिस के निर्णय में कहता है कि सरकार ने हमको अपेक्षित मदद नहीं की, 5 फोन में हमने इन्फेक्शन पाए थे, लेकिन वो ट्रेसेस पेगासिस के हैं कि नहीं, कह नहीं सकते। राफेल के अब फैसले में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सर्वोच्च अदालत का फैसला था वो गलत था और सरकार गई संशोधन याचिका लेकर, सरकार संशोधन याचिका लेकर गई और कहा कि आपके फैसले में संशोधन कर दीजिए। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। क्या इसके लिए माफी मांग ले? क्या इस बात के लिए राहुल गांधी माफी मांग ले कि आप अडानी जी के लिए इतने प्रोटेक्टिव है कि जेपीसी की मांग को खारिज कर देते हैं, बनाना नहीं चाहते? सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई तो बीजेपी एक लिफाफा लेकर, जनता से जुड़ा एक काम मत कीजिए, बस लड़ते रहिए। वहां पर भी लिफाफा लेकर कि हमारी कमेटी जांच करेगी। जेपीसी पर जेपीसी जाते नहीं और कहते हैं कि हमारी कमेटी, क्यों सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाई कि हम पारदर्शिता चाहते हैं अडानी के मामले में, हम नहीं चाहते कि सरकार की समिति जांच करे। देखिए ये देश पर हमला है कि नहीं हमला? मैं बोलूं, देखिए मजेदार बात, देखिए फिर आप देखिए खामखा वाले बीच एक बार चुप रहिए, एक बार सुन लीजिए। ये है जो आपकी आदत है, सत्ता की ये जो नशा है ना, किसी को खामा खा बोल देना। सुनिए, ये किसी को खामा, मैं एक वोटर हूँ, एक वोट देता हूँ, क्या बात करते हो आप? खामा ये खामा खाओगे? अगर एमपी एमएलए नहीं है खामा खाओगे, एमएलए एमपी नहीं खामा खाओगे? ये सब वोटर हैं और वोटर का अपमान नहीं कर सकते आप, वोटर का अपमान नहीं कर सकते आप। अब बोलने दीजिए मुझे। देखिए, इनसे सवाल पूछा गया जब विपक्ष में थे तब भी ये हल्ला मचा के पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे, यही भारतीय जनता पार्टी। इनको याद होगा, आज तब ये बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि हल्ला मचाते थे। एक महीना पार्लियामेंट नहीं चली है, आज सत्ता में है। इनकी जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंट चलाना, इनकी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के साथ बैठ के बात करना। अगर विपक्ष नाखुश है तो उसको मनाइए, उससे बात कीजिए, सहमति बनाइए, पार्लियामेंट चलाइए, क्योंकि आपने, जनता ने आपको वोट दिया है। जनता इंतजार करती है कि आएगा आदमी, ये आएंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में सभी जगह से लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं और लोकसभा के सदस्य जिस लोकसभा से चुन के जाते हैं वो अपनी अपनी समस्या रखेंगे, अपनी गांव की रखेंगे, अपने कस्बे की रखेंगे। आपने वो प्लेटफॉर्म उनसे छीन लिया, क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर में बहस हो, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान पे बहस हो। मनाते कैसे कि मतलब रूठना मनाना क्या है? ये तो ऐसे मनाने वाले हैं ना, ऐसे वाले। और कहें कि आप मनाए कैसे, मतलब बता रहा हूँ कैसे। कट्टा वट्टा सुन लीजिए, कट्टा नहीं, सुनिए, मजाक मत कीजिए आप। लोकतंत्र कट्टाबाजी बात मत, ये है इनकी मानसिकता, कट्टा। सोचिए, कट्टा इनकी मानसिकता है। कैसे बताइए ना, मैं बता रहा हूँ भाई। विपक्ष कह रहा है जेपीसी करा दो, भाई जेपीसी करा दो, आपके मन में चोर नहीं है, आप बोलो कोई बात नहीं जेपीसी कर देते, बात खत्म हो गई। अब उसमें क्यों जेपीसी से, एक मिनट रुकिए ना, फिर जेपीसी में दिक्कत क्या? करा दीजिए, विपक्ष यही तो मांग रहा है। विपक्ष यही तो कह रहा था किसान बिल आपने जो बनाया है, किसान बिल ठीक नहीं है, वापस लो। आज 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, 1 साल किसान धरने पे बैठा रहा। जो विधवा हो गई होगी, सोचो उस बीवी पे क्या गुजरती होगी जो किसान मर चुका है, उस बेटे पे क्या गुजरती होगी जिसका बाप चला गया। 1 साल बाद आपने वही किसान बिल वापस लिया आपने, माना विपक्ष की बात की किसान बिल गलत था। जिम्मेदारी किसकी है? ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये गलत है। देखो आप लोग नौजवान लोग, ये सिर्फ बहकाते हैं और लास्ट में ये देखते रहते हैं कहां ताली बजने का लास्ट में आएगा, तो राष्ट्र की बात ले रही है कि ताली बज गई, हो गया, राष्ट्र का नाम ले लिया हमने, सब खत्म। ये राष्ट्र के नाम पे आपको धोखा देते हैं, राष्ट्र के नाम पे धोखा दे रहे हैं, इनके बातों में बताओ, ये कभी आपके मतलब की बात नहीं करेंगे। एक साथ नहीं, कॉम्बो पैक। ये लोग आपके भविष्य पर इस बात को याद रखें। सोचना है क्या चाहते हैं। ये दोनों जो है ना, ये सीबीआई, ईडी और आईटी से मान्यता प्राप्त दल के लोग हैं। मतलब
इन लोगों को मान्यता है वहाँ, एक जगह है, रजिस्टर्ड है सब। 1970 में नहीं है ना? नहीं 1970 में नहीं, ईडी सीबीआई अभी तो और एक सेकंड, पहले तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस चल रहा था, अभी तो ये लोग मेहरबान है, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है अखिलेश जी के खिलाफ। मेहरबानी तो हुआ था ना कि जब आदरणीय नेताजी ने कान में कहा था, हेमंत तो विश्वास मोदी जी के कान में कहा था कि बबुआ एक पर ध्यान साथ नहीं, रखिएगा। एक साथ नहीं, प्लीज सर, आपके बीच में कौन चीख रहा था मुझे बताइए मैं प्लीज। तो नहीं बोल रहा हूँ अंजना जी, आप दोनों ही चीख रहे हैं सबसे ज्यादा। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मान्यता प्राप्त है, अजय भाई, मान्यता पूरा प्राप्त है ये लोग। जिनसे पूछ लो, मैंने आप लोगों की बात की ना। अरे अरे आपको मिलेगा मौका, जब जनता नहीं मौका दे रही है तो यहाँ कहाँ से मौका मिलेगा? यही देंगे। आपको थोड़ा अच्छा काम करना पड़ेगा भाई। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इनके नेताजी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कान में कुछ कहा था अखिलेश जी के लिए, आप लोगों को पता होगा। वो नहीं, मैं खड़ा नहीं था, मैं आप ही लोगों के जैसे कोई बुद्धिमान लोगों से सुना था कि अब इसको छोड़ दीजिएगा, ये मेरा बालक है। अच्छा, शायद इनसे पूछ लीजिए। यही इन्होंने ही मुझे बाहर में बतलाया। तो मैं तो अब भ्रष्टाचार के ऊपर में यदि चोट होता है तो आप लोग विपक्ष की एकता की बात करते हैं, क्यों नहीं? जब वो जयप्रकाश नारायण के समय में एक हुआ था विपक्ष एक, आज अपनी महत्वाकांक्षा को भुला के आप लोग क्यों नहीं एक हो जाते पूरे देश के लिए कि बीजेपी को हटाना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है? अरे रावण के भी 10 मूड़ी थे ना, तो रावण के 10 मूड़ी थे तो वो भी एक ही बात बोलता था। यहाँ 10 मूड़ी 10 दिशाओं में और 10 तरह की बात करने वाले ये लोग हैं। अंजना जी, बस एक लाइन बोलूंगा। अंजना जी, एक लाइन से ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बीजेपी की तरह नहीं हूँ। सुधांशु जी अपना टाइम दे रहे हैं। जब भी बोलेंगे 1970 में क्या था, 1975 में क्या था, देखना आप सुन लीजिए। 1970-75 सुनिए, 2023 ठीक है, अब जवाब ले लें। अब जवाब देता हूं। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में जितना ये हाथ यूं करके बोले, महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उठाया नहीं, जब योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो उछल के उठाया। ऐसे कैसे गोली चल रही है? क्यों? अनुराग जी प्लीज आपके बीच में प्लीज, इसीलिए मैंने कहा ये गलत है, आपको बोलने दिया सफाई स्टाइल में बहस मत करिए। आप मेरे प्लीज बोल रहे थे, मैं थोड़ा परेशान हो गए। देखिए परेशान, इनका नेता केवल तब उछल के सामने आए जब योगी जी ने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहते हैं ये भाषा कैसे बोल रहे हैं। अन्यथा बताइए, कोई बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा में मार्च 2023 में कौन सा प्रपोजल लाए? बोलिए, कुछ नहीं लाए, यहाँ आके भाषण देना, ये होती है। और एक और बात, इन्होंने कहा 100 किसानों की मृत्यु हुई, ये कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई। अच्छा बताओ हुई कितने की? आप बता दीजिए। चलिए आप सरकार में, आप सरकार में, आप डाटा दीजिए, आप डाटा दीजिए सरकार में। 100 कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ, अब बोलते हैं। अरे बोलने दो मेरे भाई बोलने दीजिए। अरे मेरे भाई बोलने तो दीजिए। सुनिए, आए थे पंजाब से, डेथ हुई दिल्ली में, ना दिल्ली में हमारी सरकार ना पंजाब में। बोलिए, आपको 100 कहां पता थे? आपको किसान हमारे हिंदुस्तानी थे। अच्छा ये सही पंजाब के, बोलिए ना 100 का आंकड़ा आया कहां से? सरकारों ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, आपने कहां से दिया? आपकी सरकार ने आंकड़ा नहीं दिया। ये यूपी का, ये बिहार का, ये दिल्ली का, ये डिवाइडेड रूल मत कीजिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।